वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो के अंदर एज ऑफ चासर के सेलिएंट फीचर्स डिस्कस किए जाएंगे। अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो ये हमारे पास आपके सामने दिए गए हैं। एन इरा ऑफ ट्रांजिशन, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नंबर थर्ड ब्लैक डेथ, famine and social unrest. Number 4, the corruption of the church and reformation. Number 5, the dawn of new learning. तो ये हमारे पास जो हैं सेलिएंट फीचर्स हैं इस एज के, इनको वन बाय वन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एन एरा ऑफ ट्रांजिशन की, चासर was born in a tumultuous period of social, religious and political change. The spirit and romantic idealism was at its climax, but the change from medieval to modern was slow and imperceptible. Yet England was characteristically medieval. The strange amalgam of love, war and religion reached perhaps its fullest development at this time. Literature changed from oral to written, focus shifted from text to reader. Reader was given more importance than writer. Value of self-expression and originality are upgraded. English established as literary language by adopting, translating and imitating Greek and Latin texts. Feudalism, chivalry and church were on their decline. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। दिस एज वाज रिमार्केबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनल स्पिरिट, ये नेशनलिज्म। देयर वाज अ स्ट्राइकिंग अवेयरनेस ऑफ यूनिटी ऑफ कस्टम्स, टेम्परामेंट्स एंड लैंग्वेज। द ईस्ट मिडलैंड स्पीच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कैपिटल एंड यूनिवर्सिटीज़। ये ईस्ट मिडलैंड बेसिकली वो डायलेक्ट था जिसमें चासर ने लिखना स्टार्ट किया था और बाद में ये डायलेक्ट जो है वो डेवलप होता आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये बेसिकली इस डायलेक्ट से स्टार्ट हुआ था, ईस्ट मिडलैंड से। तो इस टाइम पीरियड में ये वाला जो डायलेक्ट था यानी इंग्लिश लैंग्वेज थी वो कैपिटल की लैंग्वेज और यूनिवर्सिटीज़ की लैंग्वेज स्टार्ट होगी। फ्रेंच एंड इंग्लिश अमालगमेटेड टू फॉर्म स्टैंडर्ड इंग्लिश, यानी इससे पहले जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो डेफिनेटली फ़्रेंच थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में फ़्रेंच और इंग्लिश की अमालगमेशन की गई, यानी उसको मिक्सअप सा जो था वो स्टैंडर्ड इंग्लिश उससे बनती गई। तो अगर आप आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसकी अगर आप बात करें तो उसमें बहुत से वर्ड जो हैं वो फ़्रेंच से हैं और बहुत से वर्ड जो हैं वो लैटिन से हैं। Influence of church was on the wane. Political, intellectual and spiritual influence had diminished. यानी इस टाइम पीरियड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड के साथ साथ पॉलिटिकल और जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। बट इन द रेन ऑफ जॉन legislation was working to nurture the growth of national consciousness. तो इस एज के अंदर जो नेशनल स्पिरिट है, नेशनलिज्म है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। अगर हम बात उसके बाद ब्लैक डेथ, फेमिन एंड सोशल अनरेस्ट, ये भी बहुत पॉपुलर करैक्टरिस्टिक्स में से एक है। इस टाइम पीरियड के अंदर ब्लैक डेथ भी आई, उसकी वजह से बहुत से लोग, इसकी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो गई। उसके अलावा कहत पड़ा, फेमन आया और सोशल अनरेस्ट तो पूरी जो है वो इस टाइम पीरियड में रही है। कहीं पे जो है वो पीजेंट रिवोल्ट है, कहीं पे ब्लैक डेथ है, फेमन है, तो डेफिनेटली सोशल अनरेस्ट भी थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी थी, इसके अलावा रिलीजियस अनरेस्ट भी थी। तो अनरेस्ट जो है वो तो इस एज का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेचुरल कैलेमिटीज़ इंक्रीज्ड सफरिंग्स ऑफ कॉमन पीपल। ब्लैक डेथ, जिसको ब्लैक भी कहा जाता है, 1348 to 49, followed by famine, wiped out 1/3 population of England. तो यानी ब्लैक डेथ जो है वो 1348 to 49 में रही थी और उसके बाद फेमिन आया और इसकी वजह से टोटल जो पॉपुलेशन थी उसका 1/3 जो है वो गो एंड गॉन होगी।
द एज ऑफ सोशल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक ट्रबल्स, डेफिनेटली जब फैमिन आया है, जब इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, डेथ हुई हैं, तो इकोनॉमिक ट्रबल्स तो बनता था। लेबर बिकम अनसेटिस्फाइड विद देयर सैलरी, यानी जो काम करने वाले लोग थे वो अपनी सैलरी से गैर मुतमईन थे। एफर्ट्स वर मेड टू कीप द लेबर्स अंडर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेशन, यानी फिर क्या हुआ, लेबरर वो डेफिनेटली गरीब लोग थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाती, उनकी जो वेजेस थी उसको इंक्रीज़ किया जाता, बल्कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उनको सुप्रेस करने की कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई। द फ्रेंच वार्स लेड टू कास्ट हैवी बर्डन्स ऑफ टैक्सेशन, तो फ्रेंच वार एक साइड पे चल रही थी, तो जो ये इंग्लैंड वाले थे इन्होंने वहाँ पे फ्रेंच वार के लिए डेफिनेटली इनके ऊपर वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस फ्रेंच का था, तो इन्होंने टैक्स वगैरह लगाया, जो कि एक और नई मुसीबत जो है वो अवाम के लिए साबित हुई। कन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग रिचर्ड एंड हिज सब्जेक्ट्स रिजल्टेड इन एंडलेस डिस्कॉर्ड एंड कन्फ्यूजन, तो किंग रिचर्ड और उसकी अवाम का यानी पॉपुलेशन का जो कन्फ्लिक्ट था वो भी ज़ाहिर है डेफिनेटली उसका एट द एंड जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है वो कॉमन मैन को ही होता है। ब्लैक डेथ, द करप्शन ऑफ चर्च एंड रिफॉर्मेशन, चर्च वाज द सीट ऑफ पावर, प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस, तो उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन था वो चर्च ही था। चर्च के पास जो है वो बहुत ज़्यादा आनर थी, पावर थी, उसका सब चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस था। दे लिव्ड इन अ गॉडलेस एंड वर्ल्डली वेज इन वेल्थ एंड लग्जरी, तो पीपल जो चर्च के साथ अटैच होते थे, जुड़े हुए होते थे, वो हमेशा लग्जरियस लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। क्लर्जी वर इग्नोरेंट एंड केयरलेस, यानी इवन कि वो इग्नोरेंट थे, केयरलेस थे, कोई किसी का ख्याल नहीं करते थे, वो अपनी लग्जरी लाइफ में अय्याशी में पड़े हुए होते थे। सुपरस्टिशन बिकेम सोशल इविल, तो सुपरस्टिशन इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी, जो कि आज बहुत ज़्यादा मॉडर्न और सिविलाइज्ड नेशंस हैं, तो किसी टाइम पीरियड में वो सुपरस्टिशियस पीपल थे। जॉन विक्लिफ द मॉर्निंग स्टार फॉर रिफॉर्मेशन हु चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च, तो बेसिकली जो जॉन विक्लिफ था इसने ही सबसे पहले जो है कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया था। द लुलार्ड मूवमेंट वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपोजिशन टू कैथोलिसिज्म, तो कैथोलिक को इधर से विक्लिफ ने, और विक्लिफ ने लुलार्ड मूवमेंट में भी अपना रोल अदा किया था, बहुत इम्पोर्टेंट। रोट रिलीजियस पम्फलेट्स एंड कंप्लीट इंग्लिश वेरिएंट्स ऑफ द बाइबल, उसके बाद क्या किया, रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या था, पिलग्रिमेज वर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड, रिलीजियस रिफॉर्मर्स अपोज चर्च ऑन ग्राउंड्स ऑफ आइडलनेस एंड लैक्सिटी, यानी बेसिकली उनकी सुस्ती और काहली की वजह से जो रिलीजियस लोग थे, जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे, उन्होंने चर्च की मुखालफत की। चर्च की मुखालफत का डेफिनेटली मतलब वही है कि जो वहाँ पे जो लोगों ने चर्च को काबू किया हुआ था, कवर किया हुआ था, उनकी मुखालफत। The dawn of new learning. In the age of Chaucer, the medieval habits and traditions still in practice. Study of literature of classical antiquity, not for only art but for moral ideas of ancient Greece and Rome. Their works were influenced by humanism, the sense of beauty, the delight in life, and the secular spirit comes in practice. People loves ancient Greek philosophers and their philosophy. During this age, England passed through the journey of medievalism and come to the beginning of the modern world. It was the world of medieval, also the world of coming Renaissance, excited by new ideas. तो इसके साथ ही ये लेक्चर जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।